इसी पर हम बात कर लेते हैं। आज के हमारे शो के गेस्ट हैं मंसूर जाफ़र। आप माहिर हैं अमूर मशरिक़ वस्ता के। मंसूर साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एट द सेम टाइम हम ये बात सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि वो इस मसले को हल करना चाहते हैं, फिर वो अपनी ट्वीट में ये दावा कर देते हैं कि ईरान का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है और ईरान उनको पैगामात भेज रहा है कि ईरान उनको पैगामात भेज रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलना चाहता है और इस मामले को अब रफा दफा करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो फरमुदात हैं जी, वो काफ़ी अम्यूजिंग होते जा रहे हैं और ख़ास तौर पे ऐसे लग रहा है कि ईरान को इस वक्त अमेरिका से ज़्यादा अपना खैर खा दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा, ताकि वो अपने दिल की बातें भी जो हैं वो जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब के कान में कहते हैं कि जी हम तो बिल्कुल तबाह बर्बाद होने वाले हैं, तो हमें रेस्क्यू किया जाए। हालांकि वो कहा जाता है ना कि मीर बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो ये ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जिन्होंने उनको तबाही और बर्बादी की इस मंजिल से आशना किया है उन्हीं के पास जाके वो अपने गमों का मदावा चाहें या दुखों का मदावा चाहें। डोनाल्ड ट्रंप साहब बुनियादी तौर पे अपने आप को भी एक खुद फरेबी का शिकार कर रहे हैं और साथ साथ अपनी कौम को भी। इस वक्त जो आपने हुर्मस बंद किया वो तो ईरान ने बंद कर रखी है, वो अमेरिका ने तो अमेरिका ने उस पर एक ब्लॉकेट लगा रखा है और वो ईरानी पोर्ट से जाने वाली ट्रैफिक पर और उस तरफ आने वाली ट्रैफिक पर है। तो लिहाजा शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने किए गए इकदाम भी भूल गए हैं कि उन्होंने क्या किया है, तो उसके नतीजे में कौन सी बात कहनी है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहनियाँ एक जगह हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बैकएंड पे एक हेक्टिक डिप्लोमेसी है वो जारी है इस कज़िये के हल के लिए, क्योंकि अब इसका जो मैं समझ रहा हूँ जो फॉल आउट है वो ज़्यादा महसूस किया जाने लगा है। बिलखुसूस जो मईशत पर इसके फॉल आउट है, तेल की मंडियों पे है। अब तो हालत ये है कि इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट आपको खलीज के अंदर देखने को मिल रही है कि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिन्हें ओपेक के नाम से जाना जाता है, उनकी सफ़ों में भी इंतशार जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि माजी में भी और उसमें से एक अहम मुल्क जो है तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है या एमिरेट यूएई, उसने उस अलायंस से अलहदगी का ऐलान कर दिया है कल। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पे उस ज़मन में कि जब यूएई का जो पल्ला वैसे भी सियासी तौर पे स्ट्रेटेजिकली भी इस वक्त वो इसराइल के साथ ज़्यादा अलाइन फील करते हैं, डिप्लोमेटिकली उनके साथ रिलेशन भी हैं बहरीन के। अब वो जो गल्फ का एक भरम बना हुआ था जीसीसी कंट्रीज़ का, वो भी आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही वो गल्फ कंट्रीज़ हैं कि जिसकी सिक्योरिटी के नाम पर अमेरिका यहाँ से अरबों डॉलर जो है वो इनसे ऐंठता रहा है, लेकिन जब वक्त पड़ा तो आपने देखा कि वही सिक्योरिटी इनके लिए एक लायबिलिटी बन गई और उन्हें खुद अपनी जान बचा के यहाँ से फरार होना पड़ा। अच्छा मंसूर साहब, क्योंकि आपने गुफ्तगू छेड़ ही दी है, हमने ये बात करनी थी आगे चल के, लेकिन आपने कर ही दी है, तो इसमें मेरा सवाल भी ले लीजिए। इससे हम क्या समझें यूएई का ओपेक से, ओपेक प्लस से एग्जिट, इससे हम क्या समझें? क्योंकि ओपेक 1960 में बना तो ऑयल रेगुलेटर के तौर पे एक बॉडी जो कि ऑयल पूरी दुनिया का कंट्रोल करे। अरब इसराइल वॉर में, 6 डे वॉर में ये मज़ीद इत्तेहाद बन के सामने आया, जो कि समझा जा रहा था कि ना दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग सो कॉल्ड मुस्लिम इकोनॉमिक यूनिटी, लेकिन अब वो ताराज हो रही है। तो इससे हम क्या मतलब लें, आप अगर हमें बता सकें। देखिए जी, माजी में इसी जो ऑयल पावर है इसे मरहूम शाह फैसल शहीद ने एक बार ऐलान किया था कि हम करेंगे, वेस्ट को तेल फ्राहम बंद कर देंगे। यही मसला फ़लस्तीन के हवाले से ही उनका ये मौक़िफ़ था, तो उस वक्त आपको इसकी पावर का अंदाज़ा हुआ था। और अब ये क्योंकि एक जॉइंट फोरम के तौर पे इसके दो काम थे, एक तो ये ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करता था, दूसरा उसकी कीमतों के हवाले से भी इनका एक बड़ा एज था। और पूरी की पूरी आप कह सकते हैं जो बैनुल-अक़वामी तेल की मंडियां हैं, जिस तरीके से बाज़ हब हैं कि जी इस वक्त कहा जाता है कि दुबई से शायद सोने का तेल रेट निकलता है और बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जिनके रेट मुख्तलिफ जगहों से निकलते हैं। जो तेल की कीमतों का जो तयन था वो इस फोरम के ज़रिए होता था और इसका एक लिहाज से बड़ा इम्पैक्ट था, ख़ासतौर पे जो पेट्रोलियम की मंडियाँ हैं उसके अंदर। और यानी ये उस रीजन को रिप्रेजेंट करती है फोरम के, जिसमें तकरीबन 40% जो दुनिया के ऑयल रिजर्व्स हैं वो मौजूद हैं और तकरीबन 80% प्रूवन उनके पास ऑयल और गैस के रिजर्व जो हैं वो भी इसी रीजन के अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा इसका जो एक पूरा ग्लोबल आप कह लीजिए जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर कंट्रोल है वो भी आपके सामने है। तो इसकी सफ़ों के अंदर जो दरार आना जो है, ये मैं समझता हूँ एक तो वो जिस तरीके से होता है कि तेल की मंडियों के अंदर कोई कीमतों में इस्तेहकाम वो मुतासर होगा,
और दूसरा इस खित्ते की अपनी जो एक जो बनी हुई थी, जिसे कहना चाहिए एक इंटेग्रिटी बनी हुई थी, एक साख बनी। अगरचे कल उसको एक एफर्ट के ज़रिए किसी कंट्रीज़ का एक इजलास हुआ है, लेकिन उस इजलास के बाद यकीनन वही एक रिवायती करारदादें और रिवायती एलामिये और उसकी साइडलाइन पे मुख्तलिफ गपशप वाली मीटिंग और तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन इस वक़्त मैं समझ रहा हूँ कि इस पूरे जिस बिगाड़ का जो अल्टीमेट रिज़ल्ट होने वाला है, वो इस रीजन के नेक्स्ट जो मिलिट्री पैराडाइम है, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, उस पर आने वाला है, क्योंकि इस वक़्त अमेरिका के लिए खित्ते के अंदर अपनी बेसेस रखना महाल हो गया है और इस वक़्त तकरीबन उनकी तमाम के तमाम बेसेस जो है वो ऑपरेशनल हालत में भी नहीं है। तो लिहाज़ा उन्हें बहाल करना और फिर ईरान के अब मौजूदा मूड को देखते हुए ये इंतहाई बड़ा ख़तरा है कि अगर तो एक नो वॉर पैक्ट नहीं होता ईरान और इन रियासतों के दरमियान, लेकिन वो नो वॉर पैक्ट उसी सूरत मुमकिन है कि जब इसराइल जो है उसको कोई ऐसे उसकी नो वॉर पैक्ट के एक्ट जो जो माजदा है उसकी गारंटी को यूएन लेवल के प्लेटफॉर्म पे दी जाए, क्योंकि माजी में 2-3 बार जो है इसी नौइयत के रीजनल गारंटीज़ पर ईरान ने जो है वो सीज़ फायर किए, लेकिन और मुज़ाकरात भी किए, लेकिन आपने देखा कि ऐन उन मुज़ाकरात और सीज़ फायर को इसराइल और अमेरिका ने अपनी ड्यूटी के नोक पे रखा और इस खित्ते को जो है फिर तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया। अब पूरी की पूरी जो एक जियो पॉलिटिकल और एक जो स्ट्रेटेजिक इसकी डेप्थ है इस रीजन की, वो तहबाला होती हुई दिखाई दे रही है और मैं समझ रहा हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है और ऐसे में आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत और बढ़ गई है, खासतौर पे। और मंसूर साहब ये बताइएगा कि इस सारे सिनेरियो में जो आप ये कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है, जो हमें भी दिख रही है, बट नोइंग दैट कि इससे पहले गल्फ के साथ ईरान के क्या रिलेशनशिप्स और उनकी क्या रिजर्वेशंस रही हैं, नाउ व्हेन वी स्पीक कि इस जो यूएस का असर रसूख है वो गल्फ में कम हो जाएगा, खास करके यूएई में भी अब ऐसा लग रहा है कि उनके लिए अपनी बेसेस रखना खुद यूएई के लिए सेफ नहीं होगा। डू यू थिंक ये ईरान को कुछ प्रोटेक्शन दे पाएगी ये सूरत हाल? देखिए, यहाँ पे अमेरिका की मौजूदगी जो है वो पहले भी यानी एक लिहाज से कोई ये इनकी तरफ से थ्रेट नहीं था ईरान को कोई, ये इन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही रखा हुआ था, लेकिन यानी इसमें कोई ऑफेंसिव नेचर का प्रोटोकॉल जो इनके साथ अमेरिका के साथ नहीं था, ये सिर्फ दिफा करेंगे उनका, उन पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास जितनी मैन पावर यहाँ मौजूद थी वो अटैक के हवाले से नाकाफ़ी थी। यही वजह है कि अमेरिका को 7 समंदर पार से अपना पूरा बहरी बेड़े और लेकर आने पड़े। अगर ये इन्हीं रीजन के अंदर मौजूद होती, इतनी लॉजिस्टिक्स और इनके पास मैन पावर, तो इतना बड़ा इनको एक्टिविटी ना करनी पड़ती। लेकिन बहरहाल ईरान की इस वक्त जो कैपेबिलिटी, इस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी और सारी दिखाई दे रही है, उसके बाद यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई इस नौइयत का अरेंजमेंट करना पड़ेगा इस रीजन को, लेकिन वो रीजन अब इंडिजिनस होगा। उसमें अगर कोई बात हो सकती है, कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे कोई हेल्प आउट कर सकता है, तो वो रीजन ही का, एशिया ही का कोई इस नौइयत का नेटवर्क होगा, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, ये एक इन मुल्कों का नाम लिया जा रहा है कि ये इस वक्त बैकएंड पे कुछ मुज़ाकरात जारी हैं कि जिसमें जो फ्यूचर का जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के पैराडाइम में बात की है। एक बार फिर मैं उससे एक सवाल आपकी तरफ लाना चाहता हूँ। ये बात ठीक है कि ट्रंप के अपने कुछ अजीबुल खलकत फरमुदात हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो इस वक्त सबसे अहम, मेरे ख्याल से पिछले चंद माह का सबसे अहम दौरा इस वक्त अमेरिका का किंग चार्ल्स कर रहे हैं। किंग चार्ल्स ने एक बहुत ही अहम बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि अब ट्रांस अटलांटिक अलायंस की जानिब देखा जाए। ट्रांस अटलांटिक अलायंस अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन जो नेशंस हैं उनका ये अलायंस हुआ करता था और ये बीच में बड़े तलखियाँ आई और अभी ईरान वाले मामले में तो बहुत ही तलखियाँ आई। जर्मन चांसलर ने कह दिया कि ईरान इंसल्ट कर रहा है अमेरिका को, ट्रंप ने इसको सीरियस ले लिया और बोला कि जर्मन चांसलर को खुद कुछ नहीं पता, वो हमें क्या बताएगा। लेकिन किंग चार्ल्स के इस बयान को आपकी उस गुफ्तगू के पैराडाइम में आप कैसे देखते हो, जो आपने कहा कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ रीजन का है, सो इट मीन्स कि एक बार फिर दुनिया बाइपोलर हो चुकी है? देखिए जी, जहाँ तक तो शाह चार्ल्स का ताल्लुक है, तो आपके इल्म में है कि ये लोग जो हैं ये एक सेरेमोनियल किस्म का ओहदा है, एक अलामती ओहदा है, यानी इनकी कोई उस तरीके से मुल्की सियासत के अंदर कुछ से नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एक पार्लियामेंट है। और लेकिन वहाँ के जो पार्लियामेंट के जो वज़ीर आज़म हैं स्टारमर साहब, उनका मौक़िफ़ आपके सामने है कि वो अमेरिका को किस तरीके से या किस पैराए में देखते हैं। तो लिहाजा चार्ल्स साहब की इस नौइयत की जो गुफ्तगू है
इसका सियासी इम्पैक्ट तो इतना नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो बाहमी नाइसिटीज होती हैं और इस नौइयत के दौरों के अंदर जो एक थोड़ा सा एक अच्छा टेस्ट डेवलप करने के लिए जो अच्छी गुफ्तगू की जाती है, ये उस ज़मन में तो ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब को देख के, मुलाकात करके उनको बड़ा एक पुरलुत्फ जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी आपको बहुत पसंद करती जी। यानी जो मलका थी, अब वो पता नहीं किस बिना पे पसंद करती थी, लेकिन बहरहाल ये इस नौइयत की नाइसिटीज़ हैं और इसको इससे मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बरतानिया का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने है। जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको रगेद चुके हैं वो भी आपके सामने है, और साथ साथ जो यूरोपीय यूनियन, यूरोप का और उसके साथ साथ नेटो के साथ जो सलूक कर चुके हैं, तो अब ये और कनाडा को तो यकीनन उन्होंने निशाने पे रखा, बल्कि उन्हें तो वो हथियाने के चक्कर में थे। ऐसी सूरत में ये जो चीज़ें बैक टू स्क्वायर वन आना या इनको बहाल होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जितनी बड़ी खलीज पैदा कर दी है इन ताल्लुकात के अंदर और रखना डाल दिया है, उसमें कम से कम ये होगा भी तो ये तिजारती हद तक ये चीज़ें बहाल हो जाएंगी। लेकिन अब जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि उनकी कॉल पर, जिस तरह वो इराक में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे, यूरोप और बरतानिया अफगानिस्तान में खड़े हो गए थे, या दीगर जो उनके वेंचर्स हैं उसमें उनके साथ मौजूद थे, अब वो लग ये रहा है कि अपनी कंधा और अपना बंदूक ही अमेरिका को इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर उन्होंने कोई ऐसा एडवेंचर दे तो ईरान की सूरत में उन्हें आइडिया हो गया है। और जिस मुल्क ने उनको इस पूरी जंग में धकेला था, वो खुद अब जिस दाखिली बहरान से आपके सामने शिकार हो चला है कि वहाँ पे 2 साबिक वज़राए आज़म जो है इसराइल के अंदर, वो एक इत्तेहाद बना रहे हैं गेट टुगेदर के नाम से, और वो अगले अक्टूबर के इंतखाब में आपको जो 30 साल से वहाँ पे विराजमान नेतन्याहू है, उनके सियासी मैं समझता हूँ इस वक्त चल चलाओ का टाइम जो है वो आ गया है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर वो अदालत से बच गए तो फिर वो सियासी तौर पे इस वक्त मारे जाएंगे, क्योंकि अब इसराइल के अंदर भी ये बात शिद्दत से महसूस की जा रही है कि उनकी पॉलिसियों के नतीजे में इसराइल इस वक्त एक ऐसी मजहबी बुनियादों पर दाएं बाजू की जो इंतहा पसंद सियासत है उसका एक गढ़ बन चुका है, कि जिसने उसको इस इसराइली पॉलिसियों को पूरी दुनिया में जो है नापसंदीदा करार दे दिया है, और उसके नतीजे में जो तबाही और बर्बादी है उसका अब एक लिहाज से मेकअप करने का वक्त है। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कब अपने उस गजा पीस बोर्ड को अपनी जो सदर नशीनी का शर्फ बख्शते हैं, ताकि उसकी तरफ भी कोई तवज्जो हो। और वहाँ पे जो एक मंसूर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ये तो ज़रूर चाहेंगे कि वो इस जंग को ख़त्म करे, बिकॉज इसका क्रेडिट भी वो लेना चाहेंगे, और वो इसको भी इस तरह से परसीव करेंगे कि जी उन्होंने एक मुल्क के साथ रिलेशनशिप को बेटर कर दिया, जो रिजर्वेशंस थी इसराइल की वो ख़त्म कर दी, तो ये उनके लिए ज़रूरी होगा। अकेले भी हो गए हैं क्योंकि यूरोप के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए, कनाडा से उनके पहले ही ताल्लुकात ख़राब थे, इसराइल आप खुद ही बता रहे हैं कि इंटरनली पॉलिटिकल मामलात हैं उनके। तो डू यू थिंक कि ये वॉर अब एंड की तरफ जा रही है, एंड सून वील सी कि एक स्टेबिलिटी आ जाएगी जो ओवरऑल सूरत हाल है? जी, कम से कम इस वक्त जो बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ है वो यही बता रहे हैं, और ख़ासतौर पे अगर इस जंग में कोई एक ठहराव के बाद यानी सीज़ फायर के ख़त्म होने का खर्चा होता, तो वो मेरा ख्याल है कि वो मौका था कि जब ये मुज़ाकरात का दौर था और उसकी एक डेडलाइन करीब आ गई थी, तो उस वक्त यही लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद दोबारा से कोई लश्करकशी करें। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी एक बार फिर एक्टिवेट हुई, वो काम आई, और जो फील्ड मार्शल साहब की जो उनके साथ बैकएंड पे नेगोशिएशन और मुज़ाकरात थे, उसके नतीजे में उन्होंने एक बार फिर एतराफ़ किया कि मुझे इस बात पे कायल किया गया है कि हम इस सीज़ फायर को एक्सटेंड करें। देखिए, उस वक्त बड़ा गोल्डन चांस था इस जंग को हकीकी मानों में ख़त्म करने के हवाले से, कि ईरान ने तो ऐलान किया था कि साइमल्टेनियसली आप ब्लॉकेड ख़त्म कर दीजिए, हम आप नए हॉर्मुज़ खोल देते हैं। तो ये एक जेस्चर ऑफ गुडविल होगा दोनों की तरफ से, और उसके बाद आप 2-0 राउंड इनिशिएट कीजिए, हम उस पे मुज़ाकरात में बैठेंगे, आपके साथ नोट्स एक्सचेंज करेंगे। लेकिन वो चीज़ जो है वो उस वक्त नहीं हो सकी। अब जाहिर सी बात है, ट्रंप का लेटेस्ट बयान भी है कि नाकाबंदी तवील, अल्लाह खैर करे क्या होता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।